हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन चीता बैच के अंदर। और हम यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल उसको आपको लाइक करना है। और डेली के डेली हम यहाँ पर नए नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। सीबीएसई सिलेबस को पूरी तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस को देखना है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शन के अंदर जो न्यू प्लेलिस्ट है हमारी तीनों ही सब्जेक्ट्स की, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स 2024-25, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारी यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम ऑलरेडी वैल्यू एडेड और इनकम मेथड को कवर अप कर चुके हैं। एंड आई होप आपको ये दोनों ही मेथड्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे और अब आप इनके न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो बच्चे चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की एक्सपेंडिचर मेथड किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम बात करें तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर 3 फेजेस के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। तो प्रोडक्शन फेज ने हमें ये बताया कि किस तरीके से जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज लेते हैं उनकी हेल्प से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता है। अब अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले में उनको फैक्टर इनकम रिसीव होती है, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में होती है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। और हमने अभी जब इनकम मेथड पढ़ा तो उसके अंदर हमने रॉयल्टी और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी इंक्लूड करा, ठीक है। और उन्हीं फैक्टर सर्विसेज के बदले में उनको फैक्टर इनकम रिसीव होती है। वही फैक्टर इनकम को जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खर्च करते हैं ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सपेंडिचर फेज हमारा निकल कर आता है। अब हमें यही चेक करना है कि अगर हम खर्चों की साइड से देखें, भाई हमने प्रोडक्शन की साइड से देख लिया कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, हमने इनकम की साइड से भी देख लिया, अब एक्सपेंडिचर की साइड से किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी, क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर इन्वॉल्व करनी है, ये एक्सपेंडिचर मेथड हमें बताएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है। This method measures the national income as the sum total। ये जो मेथड है ये किस तरीके से नेशनल इनकम को मेजर करता है, बाय द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब ये फाइनल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, आपको याद होगा कि हमने 2 तरीके के गुड्स पढ़े हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो जो भी खर्चा आप अपने फाइनल गुड्स के ऊपर करते हैं उन सभी खर्चों को यहाँ पर फाइनल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि फाइनल गुड्स के ऊपर किया जाने वाला खर्चा फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय। अब कौन कौन करता है इन खर्चों को, फर्म्स, हाउसहोल्ड्स, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हमारे जो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स हैं, जब उन चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर्स को हम सम अप करते हैं, बट एक्सपेंडिचर भी कौन से वाले होने चाहिए, फाइनल एक्सपेंडिचर्स, जब उनको हम सम अप करते हैं तो हमें मिलता है क्या, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम, ठीक। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें दी गई है कि जो भी हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर का समेशन होता है, यानी कि चारों सेक्टर्स जो भी खर्चा कर रहे हैं, जब हम उसका सम टोटल करते हैं तो हमें वो किसके इक्विवेलेंट मिलता है, जीडीपीएमपी। तो यहां से एक और बात साफ हुई कि एक्सपेंडिचर मेथड हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देता है। यानी कि यहां से जो आपको एग्रीगेट मिलेगा जिससे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे वो जीडीपीएमपी मिलेगा। मैंने आपको कहा था कंपोनेंट्स ध्यान रखने हैं, वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर आपको जीडीपीएमपी देता है और इनकम मेथड आपको एनडीपीएफसी देता है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। इस मेथड को हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही जाकर आप अपने इनकम को डिस्पोज कर रहे हो, यानी कि खर्च कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका दूसरा
इनकम डिस्पोजल मेथड भी है। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इसके कंपोनेंट्स वही 4 सेक्टर से निकले हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अभी मैं इसको डिटेल में आपको बताने वाली हूं कि क्या क्या होता है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी कुछ खर्चा करती है, तो ये हमारी गवर्नमेंट की साइड से जो भी खर्चा हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मींस इट इज अ समेशन ऑफ दीज 2 थिंग्स। क्या क्या है वो? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि देश के विकास के लिए काम किया जा रहा है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर हम 2 चीजें देख रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट मतलब जो सामान हम बाहर बेचते हैं और इंपोर्ट मतलब जो सामान हम बाहर की कंट्री से खरीदते हैं। तो उसका जो नेट इफेक्ट है यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो हमें क्या देता है? नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x माइनस एम, क्योंकि एक्सपोर्ट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और इंपोर्ट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है बेसिकली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स इन डिटेल। चाहे मैं एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स बोलूं, चाहे मैं जीडीपी एमपी के कंपोनेंट्स बोलूं, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि समेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू द जीडीपी एमपी। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको ये पता होना चाहिए। तो पहला कंपोनेंट है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर कौन से एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड किया जाता है? द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउसहोल्ड्स। एक तो वो सारे खर्चे जो हमारे हाउसहोल्ड्स कर रहे हैं, और कुछ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विंग द हाउसहोल्ड्स, लेकिन वो किसको अपनी सर्विस दे रहे हैं? कुछ हाउसहोल्ड्स को अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो वो लोग भी जो खर्चे करते हैं, किस तरीके के खर्चे? ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि चाहे हाउसहोल्ड्स पैसा खर्च कर रहे हो, चाहे कुछ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस यानी कि प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस कंज्यूमर गुड्स को खरीदने में अगर कोई पैसा खर्च कर रही है, तो वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रही है? द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, हम लोगों के भले के लिए बहुत सारा काम करती है। तो जैसे कि डिफेंस की सर्विसेज पे पैसा खर्च करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च करना, एजुकेशन पे पैसा खर्च करना। तो इस तरीके की सर्विसेज अगर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है और उसके लिए वो पैसा खर्च कर रही है, तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, उसके देखो अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इस वाले कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा दिखेगी। यही है वो खिलाड़ी जो आपको न्यूमेरिकल में बना सकता है अनाड़ी। तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यही प्रॉब्लमेटिक कंपोनेंट है हमारे न्यूमेरिकल के अंदर भी। तो देखिए कंपोनेंट क्या कहता है, इस कंपोनेंट का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से अगर आपकी इकोनॉमी में जो ऑलरेडी स्टॉक है, किस तरीके का स्टॉक? जो कैपिटल स्टॉक है, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है, कुछ एडिशन हुआ है, तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कूल बनवा दिया, ठीक है, तो ये एक तरीके का कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर किसी फर्म ने कोई अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी, तो ये एक तरीके का कैपिटल फॉर्मेशन है। तो इस तरीके का कोई भी खर्चा अगर किया गया है तो वो आपके कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर वर्ड है ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब है कि इसके अंदर अभी डेप्रिसिएशन का हमने जो प्रोविजन है वो नहीं लिया होगा। ठीक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या कहता है? इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। ये किस चीज का एडिशन है? कैपिटल स्टॉक का एडिशन है। किसमें? हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब ये जो कंपोनेंट है इसके भी फर्दर अपने 2 कंपोनेंट आते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी 2 कंपोनेंट्स का समेशन है।
तो पहला कंपोनेंट क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहां लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहां सिर्फ लिखा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? देखो जब हम बात कर रहे हैं ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, तो उसका मतलब है कि जो भी खर्चा हमने फिक्स्ड एसेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च किया, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को, तो उसे हम सिर्फ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स भी होती है, यानी कि हम ऐसा भी खर्चा कर रहे होते हैं जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नहीं है, हमारी इन्वेंट्री यानी कि हमारे स्टॉक से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। तो अगर हम दोनों के एक साथ बात करें तो भाई वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, लेकिन अगर मैं सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रही हूं तो वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, तो दोनों को एक नहीं मानना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो वही बात आ गई कि जो भी खर्चा आप सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए कर रहे हो वो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। और ये तीन तरीके से हो सकता है। ये जो कंपोनेंट है ना सबको समेट लेता है, ये हाउस होल्ड्स को भी लेता है, ये फर्म्स को भी लेता है, ये गवर्नमेंट को भी लेता है। यानी कि तीनों सेक्टर्स अगर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रही हैं हमारी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, तो तीनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की मैं अगर बात करूं तो बिजनेस, यहां पर आप बिजनेस की बात करो, यानी कि फर्म अगर कोई भी नया प्लांट खरीदती है, इक्विपमेंट खरीदती है, तो वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल, अब रेजिडेंशियल वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? हाउस होल्ड्स के लिए। यानी कि अगर हाउस होल्ड्स कोई नया घर बनवाते हैं या खरीदते हैं तो वहां जो वो खर्चा कर रहे हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अब पब्लिक से फिर से आप हाउस होल्ड्स की तरफ नहीं जाना, पब्लिक के लिए काम करती है जी हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट किसी तरीके का ऐसा खर्चा करती है जिसमें वो पब्लिक वेलफेयर कर रही है, जैसे कि फ्लाईओवर बनवा रही है, रोड बनवा रही है, रेलवे ट्रैक्स बनवा रही है, वो सारे खर्चे हमारे इस वाले कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें किसका पार्ट है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जहां पर कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एक दूसरा पार्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको चेंज इन स्टॉक भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि लगातार हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे रॉ मटेरियल के स्टॉक में चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, सेमी फिनिश गुड्स हो या फिनिश गुड्स हो जो एक प्रोड्यूसर के पास रखे हुए हैं। अब भाई देखो ऐसा तो है नहीं ना कि हम आज सपोज करो हमारा फर्नीचर बनाने का काम है, हम लकड़ियां लेकर आए, सारी की सारी लकड़ियों को हमने एक ही दिन में चेयर में या जो भी हम फर्नीचर बनाते होंगे उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया होगा। कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है हमारे पास रखा हुआ होगा, उसमें से कुछ रॉ मटेरियल्स में से हमने चेयर बनानी शुरू कर दी होगी, यानी कि आधी बन चुकी होगी, आधी रह गई होगी, जिसे आप क्या बोलोगे? सेमी फिनिश्ड। और कुछ ऐसे भी गुड्स होंगे जो बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे, यानी कि चेयर बनके तैयार हो चुकी है, जिसको हम क्या कहेंगे? फिनिश गुड्स। तो ये वाला जो स्टॉक है ना ये बदलता रहता है, एक प्रोड्यूसर के पास बढ़ता घटता रहता है, तो हमें उसका नेट इफेक्ट निकालना होता है, क्योंकि हो सकता है इसमें से भी कुछ पिछले साल का रहा हो हमारे पास। तो जानना है कि इस साल आपने फाइनल एक्सपेंडिचर कितना किया है इस चीज के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है, एक आखिरी कंपोनेंट था हमारा जीडीपी एमपी या फिर मैं कहूँ एक्सपेंडिचर मेथड का, वो है नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि एक साल के अंदर जो भी हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया उसे हम यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि वो खर्चा जो फॉरेनर्स कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, खर्चा तो फॉरेनर्स ने किया है, तो हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इसे अपने एक्सपेंडिचर में? देखो बच्चों, भले ही ये खर्चा बाहर वाले लोगों ने किया है, लेकिन जो गुड्स हमने उनको बेचे हैं उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा तो हम नहीं किया ना, गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए, उनके प्रोडक्शन पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो हमारी कंट्री के अंदर ही हुआ, तो इसीलिए उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद हम इंपोर्ट्स का मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट्स का मतलब है कि वो खर्चा जो हम लोग कर रहे हैं बाहर के गुड्स को खरीदने के लिए, फॉरेन गुड्स को खरीदने के लिए जो खर्चा हम कर रहे हैं उसे हम इंपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम उसे एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है वो उनकी कंट्री में किया गया है, वो हमारी कंट्री के प्रोडक्शन नहीं था, यानी कि हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं था, तो इसीलिए उसको हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इस कंपोनेंट को अलग अलग ना लिखकर हमने इसका एक नेट इफेक्ट निकाल लिया है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो हमने ये चार कंपोनेंट्स पढ़ लिए, कोई हाउस होल्ड के खर्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई फर्म के, कोई गवर्नमेंट के, तो कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, अब ये जो जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े ना, ये हमें न्यूमेरिकली हेल्प करने वाले हैं, वहां पे हमें आइडेंटिफाई करनी होंगी चीजें, ठीक है। तो एक बार प्लीज इसको अच्छे से आप पढ़ के रखिएगा। अब एक्सपेंडिचर मेथड के कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक, अब एक्सपेंडिचर मेथड के कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक वही प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं। बच्चे मैं आज आपको फिर से ये बात रिमाइंड कराना चाहूंगी कि ये वाला जो टॉपिक है ना प्रिकॉशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको तीनों ही मेथड के प्रिकॉशंस याद करने हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक हमारे पास क्वेश्चन का टाइप है जो इन्हीं प्रिकॉशन पे बेस्ड है, इन्हीं के फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम कंसेप्ट क्लैरिटी कर रहे हैं ना, इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो देखो क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, वही द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी हम अपने खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी इम्प्यूटेड कॉस्ट होती हैं वो सब इंक्लूड होता है। अगर आपने कोई भी सेकेंड हैंड गुड खरीदा है और उसके ऊपर किसी भी तरीके की अगर आपने कमीशन पे करी है तो आप उस कमीशन को इंक्लूड करोगे। अगर आपने कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदा है जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, उसके ऊपर भी अगर आपने कोई कमीशन या कोई ब्रोकरेज पे करी है तो वो इंक्लूड होगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिव सर्विस है जो इसी साल दी जा रही है। लेकिन अगर आपने कोई सेकेंड हैंड गुड खरीदा या कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदा तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई वो सेकेंड हैंड गुड है। सेकेंड हैंड गुड यानी कि जिस ईयर में हमने इसको पहली बार खरीदा होगा ये उस टाइम पे एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो चुका होगा, तो दोबारा इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, करंट फ्लो का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल एसेट्स हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ एक पेपर वर्क है जो ऑनरशिप प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बट इनके ऊपर अगर किसी भी तरीके की कमीशन या ब्रोकरेज पे की गई है तो वो इंक्लूड होती है। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं की जाती क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होती है, वन साइडेड पेमेंट्स है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, चैरिटी है, स्कॉलरशिप्स हैं, गिफ्ट्स हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाती। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, भाई हम यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि हम सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स पे किए गए एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यूज को इंक्लूड नहीं किया जाता, उस पे किए हुए खर्चे को इंक्लूड नहीं किया जाता, नहीं तो ये किसको अराइज कर देगा? डबल काउंटिंग को, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। अब हमने एक्सपेंडिचर मेथड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉपर न्यूमेरिकल क्लास होगी हमारी। आप देख रहे होंगे कि हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, हम पहले न्यूमेरिकल वाले पार्ट का थ्योरी कंसेप्ट कंप्लीट करते हैं, देन हम उसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है। तो लाइकवाइज यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। हमने एक्सपेंडिचर मेथड को समझ लिया है कि क्या होता है, अब नेक्स्ट क्लास बिल्कुल इसके न्यूमेरिकल्स की रहेगी, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। Till then, take care. Bye bye.